हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हमने डिस्कस किया जेई के प्रीवियस ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा वीडियो। टॉपर सीरीज हमारी जो ये नाम से चल रही है, और आज का टॉपिक है डी वॉगली वेव। ठीक है, तो आज के हमारे कंटेंट क्या होने वाला है बच्चों? कंटेंट होने वाला है concept of matter wave, all type of wave, all type of graph, de Broglie, all formula, all about photon, NCERT concept और NCERT एग्जाम्पलर और कुछ बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम कल को डिस्कस करेंगे अपना इसके MCQ जो जेई में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम वेव से शुरू करते हैं। मैं ये मानता हूँ जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें एक्सपेरिमेंट भी होनी चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, बजट और समय की बहुत कटौती है। और आने वाले टाइम में जब मेरे पास बजट हो जाएगा, थोड़ा समय निकालने की कोशिश करूँगा और कुछ मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जिससे आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर वही बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है आपके एजुकेशन में, ये वीडियो CBSE के साथ साथ नीट, जेई और कहीं पर भी जहाँ ये डी ब्रोगली वेव आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डी ब्रोगली वेव को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास 11th की वेव में। तो बच्चों, वेव आपने पढ़ा होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल है, वो सब आपको पता होगा। उसमें एनर्जी वेरिएशन हो सकता है, प्रेशर वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो वेव अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे अगर हम मीडियम के हिसाब से देखें तो वेव हमारी बेसिकली दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसी की बात अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो हमारी वेव है, पहली टाइप जो वेव की है वो कौन सी है? मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में मैं आपको बताऊं कौन सी वेव होती है मैकेनिकल। ऐसी वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो आप ये भी कह सकते हैं मोटे तौर पे कि सर, अगर प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर है तो हम उसको बोल देंगे मैकेनिकल वेव। आप ये भी कह सकते हैं इस टाइप की जो भी वेव होंगी वो हमारे वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं साउंड वेव, सेस्मिक वेव जो आपके अर्थक्वेक के दौरान निकलती है। और ये कितने टाइप की होती है? तो ये जनरली दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स। ये आप सब पढ़ के आगे होंगे तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। दूसरी टाइप की वेव जो हमारी है वो वेव है नॉन मैकेनिकल। ये भी आप पढ़ के आ गए हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव जो है आपकी वो है ईएम वेव। आपने क्लास 12 में ईएम रेडिएशन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये उसका टॉपिक है। तो ईएम वेव आपको याद आ गया होगा, ऐसी वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जो क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल कर पाएगी फिर, क्योंकि मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। तीसरी इसी की कैटेगरी में जो वेव आती है वो आती है आपकी मैटर वेव। और मैटर वेव को ही हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब बच्चों, जो मैटर वेव है इसका कंसेप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को इजीली तो समझ लिया। आप देखिए, जो मैटर वेव होती हैं हमारी, इसको पहली बार डी ब्रोगली साहब ने दिया। कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस थी, ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कैसी हाइपोथेसिस थी? उन्होंने ये कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है तो इसका मतलब ये है उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। समझ रहे हैं?
इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसके पास जो मोशन में है तो उसके पास क्या होंगी, वेव लाइक प्रॉपर्टी होंगी। ठीक, अब ये उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने दो फैक्ट लिए। क्या, उन्होंने एक कंसिडरेशन लिया, और कंसिडरेशन क्या था बच्चों, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे आइंस्टाइन साहब दे चुके थे ऑलरेडी। तो उन्होंने ये कहा कि दो फिजिकल क्वांटिटी, पहला तो ये था कि दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो गवर्न कर रही है सारे फॉर्म ऑफ फिजिकल्स लॉ इन यूनिवर्स। वो क्या है, वो है मास और एनर्जी। यहाँ से ये तो है, ई है एनर्जी, एम है मास। तो अगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी यूनिवर्स के सारे लॉ को फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मास और एनर्जी में कोई कनेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मास और एनर्जी में कनेक्शन है तो आप ये कह सकते हैं कि सर मास जो है वो क्या है, मास है आपका मैटर, और जो आपकी एनर्जी है वो है रेडिएशन। तो आप यहाँ से उन्होंने ये कंसिडर्ड किया है ये सब सारी बातें, मास कैसा बिहेव करेगा एज अ मैटर, और दूसरा जो हमारा रेडिएशन है वो कैसा बिहेव करेगा, वो करेगा एनर्जी। क्योंकि ई और एम रिलेशन है तो दैट मीन्स हमारी मास, या बोल सकते हैं मैटर और रेडिएशन में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं, इसी टॉपिक की वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, एक कोई नेचुरल सिमेट्री होगी। पहला तो कंसिडरेशन ये था। दूसरा ये था, उन्होंने कहा था कि जो नेचर है उसको सिमेट्री बहुत पसंद है। ठीक है, अच्छा, तो नेचर अगर सिमेट्री पसंद कर रहा है, नेचर लव्स सिमेट्री कहते हैं, तो डी वॉगली ने प्रेडिक्ट किया कि जो मैटर है मस्ट हैव या मस्ट अल्सो पजेस ड्वेल नेचर। ड्वेल मीन्स रेडिएशन भी और मैटर भी। तो यहीं से कहानी शुरू हुई कि जो पार्टिकल जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, ये पार्टिकल हमारे बिहेव करेंगे मास पॉइंट की तरह, और जो भी पार्टिकल मास पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे उनके पास वेव नेचर होगा जब वो मोशन में होंगे। समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी डी वॉगली वेव है कि मटेरियल पार्टिकल इन मोशंस शुड हैव वेव प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं, मैंने थोड़ी सी आपको पीछे की कहानी बतानी चाहिए कि हमने क्या कंसिडर किया। साइंस में हर चीज़ का प्रूफ पॉसिबल नहीं है, जैसे इक्वल टू एम सी स्क्वायर का पूरा प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मास एनर्जी में तो कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो इसलिए फिर गलत भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और गलत कहीं पर पाया भी नहीं गया। तो वैसे ही डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि जो भी पार्टिकल हमारे मास पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे तो उनके पास वेव प्रॉपर्टी होगी जब वो मोशन में होंगे। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा और पीछे चले, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रेडिएशन है वो ड्वेल नेचर का है। क्या है, जो आपका रेडिएशन है वो हमारा ड्वेल नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आप और समझिए। ठीक है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन कर ही लेंगे ना, आप क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए, आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। तो जो रेडिएशन है बच्चों, ड्वेल नेचर का मतलब ये है या तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा और या वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब आप देखें, ये नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि आप वेव के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं या पार्टिकल के टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं, रेडिएशन तो दोनों कर रहा है, इसलिए तो इसको ड्वेल नेचर कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा और पूरा हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किसके टर्म में या किसके टर्म में डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए, जब हम अपनी पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास के ऑब्जेक्ट हैं, इसको आपने देखा, क्लियर, आपने इसको देखा। अब जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो जो गैदरिंग और फोकसिंग है लाइट की, ठीक है, आँख में क्या होता है, आई लेंस होता है, आई लेंस होता है, तो यहाँ से जो गैदरिंग पावर है और फोकसिंग पावर है, गैदरिंग एंड फोकसिंग पावर वो आई लेंस के द्वारा, गैदरिंग पावर एंड फोकसिंग पावर बाय आई लेंस।
ठीक, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो हम डिस्क्राइब करेंगे वेव पिक्चर से। ठीक है, इसको हम डिफाइन किससे करेंगे, वेव पिक्चर से, वेव। अब वहीं मैं आपको और बताऊं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, अब आँख में क्या होती है, आँख में हमारे जो रॉड्स एंड कोन होते हैं, जो रेटिना के पार्ट हैं, उससे हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, फोटोन के फॉर्म में, फोटोन पिक्चर। तो मतलब एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं ना, जिसमें ज़्यादा बढ़िया डिफाइन करेंगे, हमने वो वाला प्रॉपर्टी ले ली। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे में नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, आप ये देखिए कि जो हमारे रेडिएशन है वो दोनों तरफ का बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन लिखी है, अ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव, whose wavelength depends upon mass of particle and its velocity। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से आपने कहा हाँ सर हमको ये आ गया, ठीक है भाई साहब। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो डी ब्रोगली साहब का रिलेशन है, इसको आप फोटोन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, आप इसको डू नॉट अप्लाई टू फोटोन। क्यों, फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 है, और जिसका मास नहीं होगा उस पर ये नहीं लगेगा। या बोल सकते हो इट इज़ क्वांटा ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक पैकेट है, आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसकी वेवलेंथ निकालने के थोड़े अलग तरीके हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जो डी ब्रोगली वेव है, ना तो ईएम वेव है, ना वो मैकेनिकल है, ना वो ईएम है। क्यों, अगर वो वेव हमारी ईएम वेव होती तो ये सिर्फ प्रोड्यूस की जाती एक्सेलरेटिंग चार्ज से। किससे प्रोड्यूस की जाती, एक्सेलरेटिंग चार्ज से। लेकिन आप ध्यान दीजिए, डी ब्रोगली वेव जो है हमारी, वो मैकेनिकल भी नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है। तो इसलिए इसका एक अलग सा पार्ट बना दिया गया। ठीक, अच्छा जी। अब डी ब्रोगली ने थोड़ा सा बढ़िया सा इसमें कहानी लगाई। कहानी क्या लगाई, देखिए, जब फोटोन आता है और फोटोन की एनर्जी होती है E=h², और वहीं जब आप देखेंगे E= हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जिससे हमने ये पूरा सॉल्व किया, E=mc²। तो दोनों के अगर लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स जो न्यू है, इसको आपने पहले भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा था, hc/λ। तो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करें तो λ=h/m/c, और mc जो है ये फोटोन का हमारा क्या है, मोमेंटम। दैट मीन्स जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जिसको आपको दिमाग में रखना है। और आगे चलते हैं, और यही फॉर्मूला जो है मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। λ=h/p है, तो इसका मतलब ये हो गया, मोमेंटम हमने क्लास 11th में पढ़ा था, h/m भी हो जाएगा। अब देखिए, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, वो होता है p²/2m होता है। अच्छा जी, आपने कहा मास्टर समझ गए यहाँ से, तो p² क्या हो जाएगा, 2mk। तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा √2mk। तो आपने कहा मास्टर क्या ये ऐसा हो सकता है, जहाँ पर p है वहाँ पर हम ये कर दें। मैंने कहा जी। तो हमने कहा मास्टर अब आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, p की वैल्यू रख दी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। आगे चलते हैं, इसी बात को देखते हैं। ये रहा। अब जब भी आप ये कर रहे हैं, यहाँ पर मास की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, और वो बातें क्या हैं। नंबर 1, मास से रिलेटेड। क्यों, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर भी मास यूज हुआ, यहाँ पर भी मास यूज हुआ, तो मास निकालना आना चाहिए। तो पहली बात, जब भी कोई हमारे पास ZXA के फॉर्म में एटम है, तो जो हमारा इसका चार्ज हो जाता है बच्चों Q, वो Z में आप E का इंटू कर दीजिए। और वहीं अगर आपको मास निकालना है तो मास कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसमें आप ये करना,
जो आपका ये मास है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल है 2He4, ठीक है, तो इसमें आप इंटू कर देना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अल्फा पार्टिकल ही ले लिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू ई। अगर आपको नहीं पता ना, बेसिक से सीखिए, कोई बात नहीं बच्चों, कभी ना कभी तो आपको जानना ही पड़ता है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा, अब जैसे मैं लेता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहा सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। मैंने कहा हाँ आपको तो पता है, तो आप वहाँ पे क्या करिए, लगा दीजिए। तो इसका मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये हो गया। आप मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अल्फा का हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बताइए आप, 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए कि कितना होगा। अगर आप बता लेते हैं तो समझ लो आपने कई सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक। चलिए आपने कर लिया होगा, जिसने करना था वो उसने कर लिया, जिसको नहीं पता वो सीखिए। अब देखिए जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों वो होता है 1.6, इसका भी 1.6। हम अगले डेसिमल तक जाएं तो इसका होता है 7, तो इसका भी 7। अरे मास्टर ये क्या हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन 3, तो मास ऑफ ये 5। तो यहीं पर जेई वाले क्वेश्चन बना देते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा, 10 की पावर -27। अब यहाँ से आप क्लियरली देख लीजिए कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग बराबर है मास ऑफ, ये न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा होगा, तो आप देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। अगर मैं इन सबका एक ऑर्डर बताऊं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, फिर आपका मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर उसके बाद आपका मास ऑफ अल्फ़ा। जनरली आपका अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम में, आपका इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में एक ही बार जेईई में ये रिलेशन पूछा गया है, नहीं तो ये आपका लगभग बराबर होता है, तो इसको हम इक्वल ही एज्यूम करते हैं। समझ रहे हैं, तो ये रिलेशन आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये रिलेशन में आप देखिए कि हाँ m है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है तो मास पे डिपेंड करेगा, तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा। तो जिसका m कम होगा इसका ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं ये वाली स्लाइड, ये इस पे चलते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूले लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने रिमेंबर करके आपके लिए नोट लिख दिया। तो यहाँ से डिपेंडेंसी अगर आप देखें तो ये आपकी डिपेंडेंसी आ गई, ठीक। अच्छा जी आगे चलते हैं इसी में बच्चों। अगला जो है हमारा वो रहा ये वाला पार्ट, पूरी डिपेंडेंसी लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज की काइनेटिक एनर्जी होती है EV, ठीक है। अगर QV होती है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको EV कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रखें तो लैम्डा = h/√2 MEV हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब आपसे कहा जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसको कुछ एक्सेलरेटेड कर दिया हमने किसी भी चार्ज से, किसी भी पोटेंशियल से, तो बताइए उसमें कितना वेवलेंथ होगी, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी चलिए फिर आगे चलते हैं। अगले ही स्लाइड में आप देखेंगे चार्ज पार्टिकल का मैंने ये आपको लिख के दे दिया ये। अब इसमें देखिए H है प्लैंक कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट ही है, M है मास, Q है आपका चार्ज, V है पोटेंशियल। तो सब कुछ आपका, अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास इसका हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, बस डिपेंड किस पे करेगा, पोटेंशियल पे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहे वहाँ पे निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सोचिए अगर आपको ये याद रहेगा, आपसे कहा जाएगा कि V अगर
आपका 50 है तो निकालिए कितना होगा। आपसे कहा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है उसको 50 वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। तो आपको वी की जगह पे 50 रखना है, अदरवाइज आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला है, तो याद रखना 286 बहुत लोग 786 लक्की नंबर मानते हैं, ठीक है 786 लक्की नंबर मानते हैं बहुत लोग। तो 786 लक्की मतलब पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की इससे आप याद रख सकते हैं। देखो अल्टीमेटली तो ये होना ही है ना 1/√v, लेकिन अगर डायरेक्ट ज़्यादा उससे आपको डिपेंडेंसी ना पूछ के वैल्यू ही पूछ ली फिर क्या करोगे, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का और न्यूट्रॉन का इजीली निकाल सकते हैं, इसका 101 है ऊपर, इसका 202 है। चलिए समझ गए होंगे आप, इसको और इसको तो एटलीस्ट याद करिए। अगला देखते हैं अनचार्ज पार्टिकल। हमने इससे चार्ज पार्टिकल का निकाला, तो ये हमारे हैं न्यूट्रॉन का और ये है मेरा थर्मल न्यूट्रॉन का, ठीक है। और उसी के साथ देखिए अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है 3/2 kT। तो अगर मैं लैम्डा इक्वल टू h/√2m k की जगह पे k की वैल्यू रख दूं तो हमारे किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सोचिए आप 3/2 kT। तो आंसर यही निकल के आएगा। तो ये गैस के लिए हो गया और ये हमारे न्यूट्रॉन के लिए हो गया। जनरली ये सारे सिलेबस एनसीईआरटी और इधर उधर से कंपटीशन से उठा के लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक। अब बात आती है ग्राफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट वालों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे डिपेंड करेंगे, आपको आने चाहिए फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/p। और जैसे ही आपको फॉर्मूला आ गया बच्चों, आपका ग्राफ इजीली निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, 2 3 4, ताकि आपका कुछ ना छूटे। एक और बना लें, लो भाई एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ में मान लीजिए ये लैम्डा है और ये p है, तो आपको पता होगा लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। तो लैम्डा p पे कैसे डिपेंड कर रहा है 1/p। तो 1/r का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता ही होगा हर बार, ऐसे। जब भी 1/r का और ऐसे ग्राफ बनाना है तो हमेशा ऐसे डिकेइंग बनेगा। अब अगर मान लो आपको लैम्डा का और 1/p का बनाना है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर 1/p हटा दें तो ये y इक्वल टू mx बन गया। और y इक्वल टू mx का कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू है h इंटू 1/p, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा h, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, लैम्डा 1/p पे ऐसे था। अब यही ग्राफ मैं थोड़ा सा घुमा के लाया हूँ आपके लिए, 2 बता दिए आपको, 1 2, मतलब ये वाला ग्राफ किस पे है, लैम्डा का है और p के रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए किसका मास ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये मान लो अगर ये m1 है ये m2 है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए, तो स्लोप के हिसाब से अगर आप डिफाइन करें तो जो m2 है यहाँ पे वो छोटा होगा, m1 बड़ा होगा, नीचे को आने में बढ़ेगा, ठीक। अच्छा जी, और वहीं अगर आपसे लैम्डा और 1/v पे पूछ लिया, ठीक है, तो उसका भी ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। मैं 2 के लिए अगेन बना देता हूँ, ये स्मॉल मास को दिखाएगा, स्मॉल मास, और ये लार्ज मास। तो सारे ग्राफ समराइज़ कर दिए। अच्छा एक ग्राफ और हो सकता है, मान लीजिए कि लैम्डा और 1/, काइनेटिक एनर्जी का बनाओ कह दिया, तो हमने देखा कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का 1/, का पूछ दिया, तो लैम्डा इक्वल टू होता क्या है √2mk। तो अगर ये 1/, के फॉर्म में दिया है तो इसका भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बहुत सारी, अगेन वही, अगर मास ले लें 2, ठीक है, तो अगर ये m1 है ये m2 है, तो आप कह सकते हैं कि जो m2 है वो बड़ा होगा। तो कहने का मतलब है जो नीचे को आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, नीचे को वैल्यू आएगी तो बढ़ेगी। आगे चलते हैं, जिसके लिए कहानी है फोटोन। तो फोटोन जो है बच्चों, इस पर डी ब्रोगली का वेवलेंथ वाला कहानी नहीं लगती, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से निकालते हैं, करना वही है। ये है क्या, ये है एनर्जी पैकेट। कहते हैं जो हमारा लाइट है इसमें भी फोटोन है, और ये फोटोन हमारे आते कैसे हैं, ये आते हैं हमारे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में। क्लियर है, अच्छा जी। अब इसको करने से पहले एक बात और बता दूं,
इसको करने से पहले अगर आपका मास मोशन में है, ठीक है, जब भी आपका पार्टिकल मोशन में है, मान के चलिए पार्टिकल इज़ इन मोशन, तो जैसे ही पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका जो मास होगा m, वो कितना हो जाता है m0/√1 माइनस v²/c²। ये आएगा नहीं, अगर कभी आ गया तो आप कर सकते हैं। इस m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। तो रेस्ट मास के टर्म में ये फॉर्मूला है, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उसका ये मास का फॉर्मूला है, ठीक। तो फोटोन जो है बच्चों वो एनर्जी के पैकेट हैं छोटे छोटे, और फोटोन के फॉर्म में हमारी लाइट भी ट्रेवल कर रही है, ठीक। जनरली इसकी प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी में क्या क्या है, जैसे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात करें, जो फोटोन है ये क्रिएट भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, जब रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब भी किया जाए या रिलीज हो या इमिट हो, ठीक। किसी भी प्रोसेस में, जैसे कोलिजन की प्रोसेस में हमने देखा टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, तो वहाँ पर जो फोटोन पार्टिकल कोलिजन होगा जहाँ पर भी, जैसे कि अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक देखा, तो वहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। आगे देखते हैं, जितने भी फोटोन हैं आपके, उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक। जनरली आप देखेंगे फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, किसी भी फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 हो गया, और फोटोन की एनर्जी होती है E=h², और यहीं से हम क्या निकालते हैं Sc/λ। तो जब भी वेवलेंथ निकालते हैं फोटोन की तो हमको ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जो λ=h/p है ये यहाँ पर नहीं लगेगा, कान खोल के सुन लो बच्चों, समझ रहे हैं। आज तक बहुतों को यही पता नहीं रहता है, मैं कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ मैंने पूछा बताओ क्या लगेगा, तो लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ये वाला जो है ये मटेरियल पार्टिकल के लगता है, या आप बोल सकते हो जिसके पास मास है उस पर लगता है। तो फोटोन तो एक पैकेट है एनर्जी का, तो उसको हम उसके बेसिक फॉर्मूले से निकालते हैं। तो वेवलेंथ जब भी फोटोन की निकालनी होगी इससे निकालेंगे, ठीक। अच्छा जी, E=PC कैसे आया देखिए, इसको भी बता देता हूँ। आप कर ही रहे हैं तो डिटेल में करते हैं, थोड़ा मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे जब क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक। तो आप देखिए, जो हमारे फोटोन है वो एक हमारा फॉर्मूला होता है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला बोलते हैं। रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक की कहानी है, ठीक है। जब स्पीड जो होती है पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल बराबर, या आप बोल सकते हो कंपेरेबल होती है, तो हम रिलेटिविस्टिक कहते हैं वहाँ पे। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं जानना। तो ये रिलेटिविस्टिक हमारी जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है m0² C4 + p² + c², ठीक है। थोड़ा हाई लेवल का है, कोई बात नहीं, आप सीखिए, सीखने में क्या जा रहा है। ये होता है हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी फॉर्मूला। अब जो फोटोन होता है बच्चों, फोटोन का रेस्ट मास होता है 0, तो इसमें 0 रख देंगे तो E क्या आ जाएगा √p²c², दैट मीन्स PC, ठीक है। और यहीं पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि E=PC, तो P क्या आ जाएगा E/c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी में एक बात और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। और आपसे कहा गया जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसकी वेवलेंथ सेम है, इसकी भी लैम्डा है इसकी भी लैम्डा है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच हैव मोर एनर्जी। तो ज़्यादा एनर्जी की जब बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर या मास्टर, अभी तो आपने बताया था रिलेटिविस्टिक एनर्जी ये होती है, ठीक है, p² c²। तो यहाँ पर ये रूट में होती है, तो यहाँ पर आप देखें जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे प्रोटॉन से कम होता है। या आप ये भी कह सकते हैं m0 को हम रेस्ट मास से दिखाते हैं कि सर जो रेस्ट मास है प्रोटॉन है, ये एक्सपेरिमेंटली है, इतना ज़्यादा नहीं सीखना है, बस मैं आपको एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगा वो हमेशा आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा।
अगर यहीं पर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता, ये पहला केस था मेरा, ये दूसरा था और ये तीसरा है। ठीक है, मैं देखता हूँ बस टाइम पास हो रहा है यूट्यूब पे, आप भी कर रहे हैं। क्वालिटी लो ना, क्वालिटी। एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखिए फोटोन का तो एम नॉट जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए तो एम नॉट बड़ा होता है, जीरो से भी बड़ा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी होगी वो फोटोन से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी हम इससे निकाल लेते हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से। चलिए आगे चलते हैं। हम थे फोटोन में, तो ये फोटोन की प्रॉपर्टी थी, रेस्ट मास कैसे जीरो आया मैंने आपको ये भी बता दिया। आगे चलें, कुछ एडवांस कंसेप्ट देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो बच्चों डी ब्रोगली वेव है ये सपोर्ट करता है कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। क्वेश्चन आता है, जो डी ब्रोगली साहब हैं ये कहते हैं कि हम बोर साहब को फॉलो करते हैं, या आप बोल सकते हो बोर का जो स्टेशनरी ऑर्बिट की कहानी है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। ठीक है, अच्छा फॉलो किया तो उन्होंने कुछ एक रिलेशन भी दिया, तो वो रिलेशन था 2πr/n = n लैम्डा। इससे इतनी बार क्वेश्चन आ गया है, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने एक कंडीशन दी, उन्होंने कहा कि जिस ऑर्बिट में या जिस रेडियस के ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। ठीक हो गया। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो क्वांटाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, वैलिड फॉर मटेरियल पार्टिकल, ये आप समझ गए होंगे, नॉट फोटोन, नॉट फॉर फोटोन। फॉर फोटोन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज फोटोन इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक, आगे कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया है, कभी भी आपसे दागा जा सकता है। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 396 पे देखिएगा, लिखा है कि प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू मैटर वेव। देखो मैटर वेव को उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहीं से हमारी शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो मैक्स बॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसका प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन डिफाइन कर दो। ठीक है, और वो क्या था, वो था ये था टू मैटर वेव मीन्स एम्पलीट्यूड, मैटर वेव एम्पलीट्यूड। अगर आपसे आएगा कि प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन टू मैटर वेव क्या था, इसका ये था इट इंटरप्रिटेट या इट रिप्रेजेंट मैटर वेव एम्पलीट्यूड। और था क्या इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू इट इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव, दैट मीन्स इंटेंसिटी मीन्स स्क्वायर ऑफ, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, एट अ पॉइंट डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट दैट पॉइंट। इतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है कि क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक तरह से आप ये मान के चलें कि किसी भी पार्टिकल की वहाँ पर पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांस है कि पार्टिकल वहाँ पर मिलेगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और क्वांटम मैकेनिक्स आगे पढ़ेंगे तो क्या पता आ जाए। एनसीईआरटी के एक डब्बा बनाया उसमें से देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ फॉर्मूले जैसे जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन वो होती है बच्चों =h न्यू। अगर आपसे n फोटोन कहेंगे तो n फोटोन की हो जाएगी =nh न्यू, पहला। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे मास्टर हमारा बढ़िया था, उसने बताया था। अगर आपसे कहेंगे कि बताओ, अभी अभी हमने देखा था ये वाला एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, तो आप कहोगे हमारा मास्टर ये भी अच्छा था, उसने बताया। अगर आपसे कहेंगे कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होगा, तो आप कहोगे हमारा मास्टर ने ये भी बताया था। अगर आपसे कहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर आपसे ये पूछेंगे, ये v जो है ना बच्चों, ये v है हमारी फ्रीक्वेंसी, आप इसको hc/λ भी कह सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, जिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। पावर, अगर आपसे कहेंगे कि पावर ट्रांसमिटेड कितना होगा, पावर ट्रांसमिटेड
किसी फोटोन से कितना पावर ट्रांसमिटेड होगा, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी में ही फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन emitted by source पर सेकेंड, और इसको इंटू करोगे आप एनर्जी पर फोटोन। किससे करोगे? एनर्जी पर फोटोन। ये बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप कह भी सकते हैं कि पावर इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई। तो एनसीईआरटी में फिर अगेन एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फोटोन निकालो, तो वहाँ पर आपको अगर मैं कम शब्दों में लिखूँ पावर ओवर एनर्जी करके निकालना पड़ता है, जो मैंने इंक्लूड किया है सबसे लास्ट में है, देखेंगे उसको, ठीक है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो बच्चों एक ये है, नेक्स्ट बात जो है, जो हमारी डी वॉगली साहब थे, डी वॉगली वेवलेंथ, जो डी वॉगली वेवलेंथ है किसकी? फोटोन की, वो हमेशा इक्वल होगी वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन ऑफ विच फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी या मोमेंटम। तो क्वेश्चन आता है क्या फोटोन एनर्जी मोमेंटम कैरी करता है? जी हाँ, कितना करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ईएम रेडिएशन का जो भी होगा फोटोन का, ये आपका एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको और बताऊं, देखिए कहानी ये है कि जो हमारा डी ब्रोगली साहब ने सपोर्ट किया स्टेशनरी ऑर्बिट को, तो वो कैसे सपोर्ट किया? तो वो ऐसे सपोर्ट किया बच्चों, देखिए जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, उनके लिए उन्होंने एक्सप्रेशन दिया 2πr n, मतलब nth ऑर्बिट है और इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से अगर आप इसमें वैल्यू रखें 2π पहले ऑर्बिट के लिए देखें तो ये n लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h/mv। तो यहाँ से आप देखिए m, इसको रीअरेंज करें तो mvr इक्वल टू क्या आ जाएगा? nh/2π। और आप मुझे बताइए क्या ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी इन्होंने सपोर्ट करा, स्टेशनरी ऑर्बिट को भी इन्होंने सपोर्ट किया। एक बार इसी कंसेप्ट से एक जगह क्वेश्चन आया था और वहाँ का मैं काफ़ी फ़ैन हूँ, क्या पता आप पढ़ते हो या आपका ड्रीम हो, IPUNE, ठीक। वहाँ पे क्वेश्चन ये था बच्चों, जैसे आपकी ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये एक, ठीक है। अब इसमें वेवलेंथ निकालनी है, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी, जैसे मान लो यहाँ से क्रिएट हो रही है, तो कैसे होगी? देखिए एक वेव ऐसे, दूसरी वेव, ये पूरा एक वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ है। अगला ही जो पार्टिकल वेवलेंथ निकालेगा 1 2, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लैम्डा n कितना है, तो आप बोल सकते हो n यहाँ पे 2 है। समझ रहे हैं? ये एक वेवलेंथ को दिखाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे को। अगर आप देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक है, और आपने यहाँ पर शो करा, मान लीजिए ऐसे कर दिया, देखो 1, ठीक है, 2, क्लियर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं ऐसे करके, तो ये 1 हो गया। उसके बाद अगला, मैं अगले पेन से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये और ये, इसको आप अंदर से भी बना सकते हैं, तो ये दूसरी हो गई, लैम्डा 2 कर लो, ये लैम्डा 1 कर लो, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी जो होगी, जैसे इसमें तो 2 बने ना, 1 2 3, इसमें एक बन गए, 1 2 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 का पेयर बना है, 3 का, ये एक ही कलर का है, याद रखना इसको, एक ही है,
तो यहाँ पर देखिए एक 3 का ए बना है, एक 3 का ए बना है, तो इसके लिए n जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 2 अगर ए होते हैं तो इसका मतलब होता है n 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 होंगे 1 2। ठीक है, ये भी फिर आपके 2 बनेंगे अगर पेयर, तो 3 3 के पेयर बनेंगे। ठीक, ये उन्होंने बताया था वहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी में। ठीक, अच्छा जी आगे चलते हैं। कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है मुझे, 1 मिनट देखते हैं। चलो छूट गया शायद कुछ, ये क्वेश्चन है, चलो कुछ छूट गया मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा। चलिए अब जो है हमारा वो छूटा ही है बच्चों, देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप डी ब्रोगली के कंसेप्ट को हाइड्रोजन एटम पे लगाएं, ठीक है, अगर आप डी ब्रोगली साहब को हाइड्रोजन एटम पे लगाएं, हाइड्रोजन और डी ब्रोगली को मिक्स कर दें, तो क्या होगा देखिए। देखिए नंबर 1, आपने देखा था जो हाइड्रोजन एटम है, आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्डा है, लैम्डा एन के लिए जो होगी वो h/√2m k होगी, k फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जैसे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 12.27 एंगस्ट्रॉन में, अपॉन नीचे देखें तो √2। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे की जो वैल्यू है यहाँ पे हम किसके बराबर कर देंगे इसको, हम यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे आपकी 13.6 जो हाइड्रोजन एटम की थी, 13.6/n²। ठीक है, और ये पूरा हम एंगस्ट्रॉन में निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, दोनों की हमने जब वेवलेंथ कंपेयर करी तो आप देखना इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो लैम्डा एन आएगी हाइड्रोजन एटम की वो आती है, पूरा सॉल्व करके इसको आप ध्यान रखिए, इनटू एन एंगस्ट्रॉन। हमने क्या किया, एक डी ब्रोगली को लिया और दूसरा हाइड्रोजन एटम का लिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एन, ये एन जो है ये हमारा क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट को दिखाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एटम को। अब चलते हैं आगे बेसिक प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। पहला है एक इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है सेम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू क्या लगाओगे। देखो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो आप कह सकते हैं कि सर हम ये जानते हैं λ/h√2m_k। अब आपसे कह रहा है कि के तो सेम है, तो मतलब लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। और अभी भी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन उसके बाद, और उसके बाद मास ऑफ अल्फ़ा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो कम होगी। तो लैम्डा ई सबसे ज़्यादा, फिर लैम्डा पी, फिर उसके बाद लैम्डा अल्फ़ा ई। दूसरा क्वेश्चन है, और पार्टिकल एम, एक पार्टिकल एम था और डीके हुआ इनटू 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। तो जैसे ही ये डीके हुआ बच्चों, एक m1 में आया और एक m2 में आया, जिसकी नॉन जीरो वेलोसिटी है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो देखो इनिशियली ये रेस्ट पे था तो v0 था, मान लो ये v1 से चला है v2 से चला। ठीक, तो मोमेंटम मैं भी अभी बताया था, देखो कंसेप्ट कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर मोमेंटम p1, यहाँ पर p2, और p1 कितना हो जाएगा, p1 हो जाएगा m1v1 और p2 हो जाएगा m2v2। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए यहीं पर देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू माइनस p2। तो इसका मतलब ये हो गया कि p1 का जो मॉड है वो p2 के बराबर होगा। ठीक हो गया, तो आपको तो पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, λ1 इक्वल टू h/p1, वैसे ही λ2 इक्वल टू h/p2। तो दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो λ2/λ1 इक्वल टू p2/p1।
तो इसका आंसर 1 आ जाएगा मॉड में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी ई। एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है। आगे कह रहा है विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है। कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा 1। तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है और जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 है। तो पूछ रहा है कि रेशियो निकालो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 का। ठीक है, या लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 कर लो, कोई भी कर लो, आपकी मर्जी। लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। तो देखिए ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, के पी इक्वल टू जो प्रोटॉन की है वो फोटोन के बराबर है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हमारी प्रोटॉन की है वो हमारी कितनी होती है, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। आप कह सकते हैं मास्टर हमको ये भी तो आती है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से टी डब्ल्यू वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, एच ओवर प्रोटॉन का वो, तो पी हो जाएगा 2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी के पी कर लिया मैंने इसको। ठीक, अब बात आती है फोटोन की। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है ई इक्वल टू एच न्यू होती है। और यही से आप देखें ये एस सी बाय लैम्डा 2, क्योंकि उसकी लैम्डा 2 दी है हमको फोटोन की। तो लैम्डा 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा एच सी ओवर ई। तो जैसी वेवलेंथ आई आप क्या करो, लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 कर लो। जैसी आपकी वेवलेंथ आई आपको तो रेशियो निकालना है, तो लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच सी बाई ई, और ये हो जाएगा अंडरूट, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ओवर h। ठीक है, डिवाइड में ये चले जाएगा। तो यहाँ से आप देखें ये किस पे डिपेंड कर रही है, e की पावर माइनस हाफ। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर कर लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि जो लैम्डा फोटोन है, लैम्डा फोटोन ओवर लैम्डा प्रोटॉन या कोई भी आपका क्या है पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आप याद रखिए जो फोटोन की एनर्जी है, आपकी जो फोटोन की एनर्जी है फोटोन उसके माइनस हाफ के बराबर आती है। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बारी आई अगेन, तो लैम्डा ई हमने फिर वही निकाल दिया, एच ओवर अंडरूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवर काइनेटिक एनर्जी को मैं के ले लेता हूँ। और वहीं बात करते हैं फोटोन की बच्चों। तो जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है इसकी तो ये आ गई। ठीक, अब फोटोन जो है अगर आप फोटोन पे ये सारी चीज़ें लगाएं तो एच ओवर पी, ये तो यहाँ हम नहीं लगा पाएंगे, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ रखते हैं, एच सी ओवर ई। ये हमारा किस पे है, ये हमारा फोटोन की है। ठीक, और उधर हमारी इलेक्ट्रॉन की है। तो लैम्डा फोटोन ओवर लैम्डा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम एनर्जी कहा है, तो जो के है हमारा वो ई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करिए इसका स्क्वायर करिए तो आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर 2m एल्फ़ा ई का स्क्वायर, और के ही हमारा यहाँ पे ई है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहाँ पर जो लैम्डा पी ओवर लैम्डा ई है, तो आप क्या करिए लैम्डा पी की वैल्यू रखिए एच सी बाई ई अपॉन में आप रखिए लैम्डा ई, और लैम्डा ई की जैसी आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या मत रखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप करिए एच सी ओवर ई और यहाँ से ई की वैल्यू उठाइए इसमें रख दीजिए। तो 1 अपॉन ई जब यहाँ नीचे रखेंगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर और सब ऊपर पहुँच जाएगा 2m एल्फ़ा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर अगेन एक रिलेशन आ जाएगा, जो लैम्डा फोटोन है, ठीक है, जो लैम्डा फोटोन है, अब यहाँ पर आप रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, लैम्डा पी कर लीजिए, लैम्डा पी इक्वल टू ये होता है, यहाँ से ई की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो ये जो हमेशा आपके जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के बराबर होगी।
ठीक है, चाहे तो आप रेशियो निकाल दीजिए, ये आपकी पूरी चॉइस है, कुछ भी करें, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो मैंने करवाए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल ड्रॉप करा जा रहा है किसी हाइट एच से और आपसे पूछा जा रहा है कि डी वॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी, और एक बार एच ओवर पी हमको पता चल जाए, पी या एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो जो बच्चों पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा हमारा, एम वी। आपको पता होगा फ्री फॉल जब किसी हाइट से हमारा एच इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर एम वी इक्वल टू होता है लैम्डा। अब कोई फ्री फॉल हो रहा है किसी हाइट एच में, यहाँ कोई मास एम है, तो बताओ ज़मीन में आने में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, वी इक्वल टू √2gh, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम इंटू रूट, ये एच को आप कैपिटल कर लीजिए क्योंकि ऊपर भी एच है, तो ये हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से कैसे डिपेंड करेगा हाइट पे, h की पावर -12, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ बी लिखा है, डी, ये डी होगा। हमें वेलोसिटी चाहिए थे, फ्री फॉल में वेलोसिटी क्या होती है, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो v इक्वल टू होती है √2gh, तो मैंने ये यहाँ रख के निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर रिपीट हो गया, इसको आप होमवर्क के लिए करिए, वैसे तो आप इसको इजीली कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी हमारी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, उसके बाद हम देखेंगे सबसे कम फोटो इसकी होगी, तो इसको आप देखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v0i और इज़ इन मैग्नेटिक फील्ड इतना, इट्स डी वॉगली वेवलेंथ। अब देखो v दिया है i डायरेक्शन में, b दिया है j डायरेक्शन में, तो अगर आप फोर्स निकालेंगे, f निकालेंगे, तो f होता है q v क्रॉस b, और आपको v दिया है v0i और आपको b दिया है v0j। ठीक, तो f इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे -e, तो ये हो जाएगा v0i इंटू b0j। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, -e v0 b0 i इंटू j हो जाता है k। तो आप देखेंगे ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होगा v और b पे, तो इसका मतलब क्या है, जब परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो v विल नॉट चेंज। ठीक है, तो v तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है v अपनी, तो इसका मतलब लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो रिमेन कांस्टेंट इसका आंसर है। वैसे भी आप दिमाग लगाइए, जो मैग्नेटिक फोर्स हैं वो वर्क डन नहीं करते हैं। ठीक है, और आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, वी और बी पे परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो मोमेंटम सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी दी है आपको, ई दिया है, आपसे पूछ रहा है कि डी वॉगली वेवलेंथ निकालो। अब सिंपल सी बात है, फोर्स निकालिए। पहले फोर्स कितना है, फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में QE, तो ये हो जाएगा -E, और E की वैल्यू रखेंगे तो E0I हो जाएगा। अब E भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे एक्सेलरेशन देखते हैं, तो F/m, तो यहाँ देखेंगे तो E0/m, ये हो जाएगा I। ठीक है, अब जब ये हमारी तब है जब हमारा पार्टिकल इनिशियली है, तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस AT। तो u कितनी है, इनिशियल कितनी है, v0i प्लस a कितना है, EV0/m इंटू टी, ये v आ गई। तो यहाँ से आप क्या करिए, v कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस EV, अब यहाँ तो है नहीं v, तो इसको हम नीचे भेज देते हैं, इंटू टी। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की, तो सब एक्स डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये आई एक्स डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसमें जहाँ चेंज होगा वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन्होंने आई में दे रखा है, तो सब किस में आ गया, आई में आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। हमें ये देखना है बच्चों यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है वो कितना चेंज होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो मैंने वो निकाल दी, इनिशियल एक्सेलरेशन देखा और वेलोसिटी निकाल दी। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, तो h, m और v की वैल्यू रखें, v0 1 प्लस E बड़ा E इंटू टी ओवर mv0, ये हमारी डी वॉगली वेवलेंथ है। अब देखो h/m
एम वी नॉट तो इनिशियल होगी, तो ये वाली जो पार्ट है ये इनिशियल हो जाएगा, तो ये लेमडा नॉट समथिंग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। ये सब जेई में आ चुके हैं, जबकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, वी दिया है। अभी तक हमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में अगर हम चलें, हमें वी आई में दिया था, वी भी आई में दिया था और ए भी आई में दिया था, भले ही नेगेटिव था, लेकिन अगले में ऐसा नहीं है। अगले में दोनों अलग अलग दे दिए। तो जब दोनों अलग अलग दे दिए तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सर इनिशियल अगर लेमडा नॉट है, अगर इनिशियल हमारी लेमडा नॉट है एच ओवर एम वी नॉट, तो आई और जे में लगा के तो दो, यहाँ पर दो तरह के मोशन हो जाएंगे। तो दो तरह के मोशन हो जाएंगे अलोंग एक्स और अलोंग वाई। तो आप क्या करिएगा, आपको उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो पहले तो फोर्स, अभी हम फोर्स निकाल चुके हैं, फोर्स हो जाएगा माइनस ई ई, तो ये हो जाएगा माइनस ई ई नॉट, अब ये आ जाएगा जे, ठीक है, अभी तक आई था। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा एफ बाई एम, ठीक हो गया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू वी नॉट आई। ये इनिशियल है, याद रखना इस बात को, ये इनिशियल है। और अलोंग वाई जो है वो मेरा इनिशियल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अलोंग वाई इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियल। अब अगर आप फाइनल निकालें, फाइनल, तो फाइनल कंपोनेंट में आप देखिए एक्स में तो यही है, आपने फोर्स कहाँ लगाया है, आपने फोर्स जे में लगाया है। यहाँ पर आप ध्यान ही दीजिए, जो हमारी वेलोसिटी है किसी टाइम टी में, वो अलोंग एक्स एक्सिस तो इतनी ही रहेगी ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा रहे हो, जे में लगा रहे हो। तो जे में लगा रहे हो तो फोर्स कहाँ लगा रहे हो, जे डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई कितना हो जाएगा, तो वी फाइनल हो जाएगा u, यहाँ तो 0 था, प्लस ए टी, ए हो गया हमारा एफ, एफ की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस ई ई नॉट ओवर एम, और ये हो जाएगा इंटू टी जे। अब ये जो है मेरा y हो गया, ये जो है मेरा ये x, तो रिजल्टेंट फाइनल का निकालें तो क्या आ जाएगा, ये मेरा वी एक्स हो गया, ठीक है, फाइनल वाला। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। इसको लगाएं तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए ई नॉट ओवर एम टी का होल स्क्वायर, ये वी आ गया। और इसके बाद आप लेमडा जो डैश आ जाएगा आपका एच ओवर एम वी, और इस वी को यहाँ रख दीजिए। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो सी वाला आएगा। समझ रहे, नहीं समझे। पहला क्वेश्चन, जब वी हमारा आई की तरफ था, बी जे की तरफ था, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं, इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो वी चेंज नहीं, मोमेंटम चेंज नहीं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम। दूसरा, वी है आई में, ई है आई में, तो मतलब सब कुछ आई में ही होगा, जे का कोई फंडा नहीं। तो आई में हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल निकाली, डी ब्रोगली में रख दी, आंसर आ गया। ये इंटरेस्टिंग। वी आई में, ई जे में। अब हम देखेंगे कि आई में है इलेक्ट्रिक फील्ड जे में, तो वी आई का इनिशियल तो ये है, फाइनल भी यही होगा, क्योंकि आई में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। फाइनल जैसे आप लगाया, वेलोसिटी फाइनल की तरफ मूव करेगी, तो वहाँ को जब जाएगी, फाइनल को जाएगी, तो कितनी जाएगी वो निकाली, दोनों का रिजल्टेंट। क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक इधर को होगा तो एक ऊपर को होगा, और दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होता है। ये निकाला, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, two particle A1 and A2 of mass M1 and 2, M1 is greater than M2 have the same de Broglie wavelength then। तो अगर इनकी de Broglie wavelength सेम है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए, de Broglie का फॉर्मूला क्या पड़ा, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी। अब दो के लिए लगाएं अगर आप ये देखें, जो P है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा तो सेम है ना। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो सेम वाले हैं उनको आप राइट हैंड में लो, और जो सेम नहीं है, जो अननोन है, उनको लेफ्ट में लो। उससे क्या होगा, डिपेंडेंसी बढ़िया लगेगी, ठीक है। या आप लेफ्ट में ले लो सेम वाले, लेकिन कोशिश ये करना कि जो सेम क्वान्टिटी है उनको एक साइड लो। अब देखो यहाँ पर मैंने डिपेंडेंसी लगा दी, और जैसे ही डिपेंडेंसी लगाई तो आप कह सकते हो कि सर अगर P1 बाई P2 करोगे तो आप ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब
खुद देखिए आप, अगर लेमडा और लेमडा टू बराबर हैं, साफ साफ लिखा है कि सेम है, तो अगर लेमडा वन लेमडा टू बराबर हैं तो पी वन बाई पी टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो मतलब दोनों का मोमेंटम तो सेम है, तो ए वाला सही हो गया, कोई दिक्कत, ए सही हो गया। अब एनर्जी देखते हैं। एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, या आप बोल सकते हो पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक, फिर वही बात कह रहा हूँ, सेम सेम ले जाओ एक साथ। तो यहाँ से आप देखेंगे जब सेम क्वांटिटी एक साथ ले जाओगे, जो एनर्जी है वो वन अपॉन मास पे डिपेंड कर रही है। अब हमें अगर दो का लगाना है तो ई वन बाई ई टू कितना हो जाएगा, एम वन बाई एम वन ऊपर आ जाएगा, सॉरी एम टू ऊपर आ जाएगा, एम वन नीचे चले जाएगा, दो के लिए लगा के डिवाइड। अब यहाँ पर कहा है कि एम वन बड़ा है, तो एम वन बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया ई वन कम है ई टू से। क्लियर, तो ई वन ई टू से कम है कहीं पर, तो ऑप्शन सी, दियर एनर्जी आर सेम। पूछा क्या है इसमें, देन नहीं, एनर्जी तो सेम नहीं होगी, एनर्जी ऑफ ए वन इज लेस देन ए टू, एनर्जी ऑफ ए वन इज लेस देन ए टू, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। इसमें मोर देन वन वाले हैं, तो आप देख सकते हैं आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, वह मोर देन वन ही आ रहे हैं, और वो कूट वाले आ रहे हैं कि ए और बी दोनों, बी और सी तीनों, इस टाइप के। ठीक, तो ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन, डी वॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज ट्वाइस द डी वॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। देखो अभी भी करवाया था मैंने, अगर आपको याद है, मैंने एक फॉर्मूला आपको करवाया था लेमडा और लेमडा के टर्म्स में, तो उसको आप लगाइए। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको वहाँ से देख सकते हैं पीछे से, ओवर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, ये होती है एच सी ओवर टू लेमडा इलेक्ट्रॉन इंटू टू लेमडा ई स्क्वायर मास ओवर एच स्क्वायर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सर इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो लेमडा ई मास ई ओवर सी ओवर एच, यहाँ पर लगा के आंसर निकालने। ईजी है, सब डेटा दिया है, वी दिया है, यहाँ पर वी दिया है सी ओवर ये। तो स्पीड पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि द स्पीड इज़ इतना देन। अच्छा, इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाला कह रहा है आपसे, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है क्लोज ऑर्बिट में, तो आपसे कह रहा है कि अबाउट ओरिजिन ड्यू टू फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन डी वॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल वेरी साइक्लिकली बिटवीन लेमडा और लेमडा टू विच ऑन वर्क ट्रू। अच्छा, क्लोज ऑर्बिट दिया है, तो आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी में कि क्लोज ऑर्बिट में जब भी कोई मूव करेगा आपका पार्टिकल, तो एक यहाँ पे सन है, तो सन की जो यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है इसको हम एपीहेलन बोलते हैं, और वहीं पर इस पॉइंट पे पेरीफेरी जो दूर होता है उसको पेरीहेलन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे स्पीड v1 है तो यहाँ पर v2 होगी। एंगुलर मोमेंटम क्लोज ऑर्बिट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होगा, कंजर्व रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर v1 है तो लेमडा 1 होगा, यहाँ पर लेमडा 2 होगा। तो आप खुद ही देखिए, लेमडा 1 के लिए क्या हो जाएगा, h ओवर एम v1, और लेमडा 2 हो जाएगा h ओवर एम v2। तो दोनों का अगर आप डिवाइड निकालते हैं तो लेमडा 1 ओवर लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा v2 ओवर v1। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला कह रहा है तो पार्टिकल कुड बी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, ऐसा तो कुछ हमें पता नहीं लग रहा है डी वॉगली से। दूसरा, द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपने पढ़ा होगा केपलर का पहला लॉ कि जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, पार्टिकल हैं, वो मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता लगा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि इसमें क्लोज ऑर्बिट लिखा है, वो क्लोज ऑर्बिट की कंडीशन, इलिप्टिकल ऑर्बिट की कंडीशन एक ही है। ठीक है, तो बी तो इसका सही है। सी कह रहा है व्हेन द डी वॉगली लेमडा 1 द पार्टिकल इज नियर द ओरिजिन, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं। दूसरा है व्हेन डी वॉगली इज लेमडा 2 पार्ट, हाँ ये है, कह रहा है कि जब लेमडा 2 है तो वो नियर द ओरिजिन है। कैसे, देखो जो लेमडा 1 है, क्वेश्चन में लिखा है कि जो लेमडा 1 है वो बड़ा है लेमडा 2 से, तो इसका मतलब ये है जो वेलोसिटी होगी 2 पे वो ज़्यादा होगी v1 से। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप देखेंगे, जो पार्टिकल फास्टर मूव कर रहा है वो क्लोजर द फोकस होगा,
तो इसका मतलब जो हम ओरिजिन है वो क्लोज होगा पी के एज कम्पेयर टू ए के, ठीक है, पी के होगा एज कम्पेयर टू ए के। कैसे? बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक? एंगुलर मोमेंटम से वो ये कहता है कि जो फास्ट होगा वो हमारा क्लोज होगा फोकस के, ठीक। आप ये लगा भी सकते हैं इन दोनों पॉइंट पे एल इक्वल टू एम वी आर, पेरीहिलन और एपीहिलन पर लगाइए और दोनों का रेशियो निकालिए, वहाँ से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, इसको एक्सेलरेटेड कर रहे हैं यूजिंग सेम पोटेंशियल। हाउ आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो अभी मैंने बताया लैम्डा इक्वल टू होता है एच ओवर रूट, ये आपको ये याद होना चाहिए सबसे पहले। अब दो के लिए है तो इसका मतलब है जो लैम्डा है वो डिपेंड करेगा, एच तो सेम रहेगा, एक तो मास पे और एक क्यू पे, क्योंकि सेम पोटेंशियल लिख दिया। अगर आप देखें तो ये भी सेम हो गया, इसको हटा दो, जो जो सेम है ना उसको हटा दो। कभी भी डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है सेम में हटा दो, बाकी जो सेम नहीं है उनको साथ लो। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा पार्टिकल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रूट मास ऑफ अल्फा, ऊपर चले जाएगा ये, और वो प्रोटॉन वाला नीचे चले जाएगा। बस अभी भी बताया था मास निकालने का जिसको तरीका आता है वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन कर लीजिए, प्रोटॉन, ठीक है, 2 टाइम इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो √8। याद रखें जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में लिखा रहता है 2 4, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है डबल आयनाइज हीलियम एटम होता है। क्या होता है? डबल आयनाइज हीलियम एटम, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो ये मास आगे हमने करा था, क्या किया था, एक मिनट, ये क्या था, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन करिएगा आप यहाँ पे, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते इसको, बाकी सबको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे एक्सेप्ट अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका लग जाएगा, तो आंसर √8 आ गया। तो जो अल्फ़ा पी हो जाएगा वो हो जाएगा √8 अल्फ़ा लैम्डा अल्फ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको मैं कराऊंगा आपको। एक न्यूट्रॉन बीम है जिसकी एनर्जी क्या है, ई है, स्कैटर्ड फ्रॉम एटम ऑन अ सरफेस विद स्पेसिंग डी इतना। तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी इन द रिफ्रैक्टेड बीम अकर इतना, तो काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, आपको यहाँ पे ब्रैग्स लॉ लगाना है, 2D साइन थीटा, ये है बच्चों हमारा ब्रैग्स लॉ एक, और दूसरा जो यहाँ पे लैम्डा है आपको H/mv लगाना पड़ेगा, और आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला बताया आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको मास तो दिया है न्यूट्रॉन का, तो मास पता ही रहता है, ठीक है। या आप कर लो p²/2m लगाना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा H/p हो जाएगा। यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है उसने फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये n जो है ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये n1 हो गया। तो यहाँ से आप देखें जो लैम्डा है आपका, लैम्डा आ जाएगा 2D साइन थीटा, और जैसे ही लैम्डा आ जाएगा आप इस रिलेशन को लगाइए, लैम्डा इक्वल टू क्या है, H/p, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी 2D साइन थीटा इक्वल टू H/p। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/2D साइन थीटा, और जैसे ही ये आएगा, थीटा भी दिया है, सब कुछ दिया है, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन NCERT से है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फोटोन के क्वेश्चन है, और आपसे कहा गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 6 × 10⁻⁻14। अच्छा जी, कह रहा है पावर इतनी है तो व्हाट इज़ द एनर्जी। तो सबसे पहले तो एनर्जी निकालनी है आपको, तो सिंपल है यार बच्चों, कर सकते हो। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है E = h², और दूसरा ये जूल में आएगी, याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इंटू या डिवाइड जो भी करना है आपको पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन, तो पावर ओवर एनर्जी, ये लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कई बार यही पूछे जाते हैं, फिर नहीं आता हमको। अगला क्वेश्चन है
ये भी वही है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, जब इतना टाइम आप रुक गए हैं, जो लास्ट तक बने हैं उसको एक क्वेश्चन और मिलेगा। क्या? एक पार्टिकल है, क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। ठीक है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है। ठीक है, ये कंबाइन होके सी बना रहे हैं, और जिसकी जो वेवलेंथ है हमारी क्या होगी ये हमें निकालना है। लैम्डा 3 मान लो, क्या होगी निकालना है। ठीक, अच्छा जी, ये एज्यूम करो, अगर नहीं भी दिया है वैसे एज्यूम ये करना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें बहुत सारे केस बनेंगे बच्चों, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कंबाइंड होके सी बना रहा है। देखो पहली बात, मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो P1 प्लस P2 जो मोमेंटम होगा, इसका मान लो P1, इसका P2, वो कितना होगा P3 मान लो, और मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है आपको भी। ठीक, इसका P1 मान लिया मैंने, इसका P2 मान लिया और इसका P3 मान लिया। P1 P इक्वल टू होता है H बाई लैम्डा। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए। तो P जो होता है, P होता है आपका H बाई लैम्डा, तो पहले वाले का हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस दूसरे का हो जाएगा H बाई लैम्डा 2, तीसरे वाले का हो जाएगा H बाई लैम्डा 3। तीनों हो गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सॉल्व करते हैं इसको, अगर HS तीनों में है बाहर निकल गया और उड़ गया, तो 1 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से लैम्डा अगर आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 3 क्या आ जाएगा, लैम्डा 3 एलसीएम ली इसका लैम्डा 2 लैम्डा 1, तो उल्टा कर देंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी तीसरे वाले की। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, यहाँ से बनेंगे केस। केस क्या बनेंगे? पहला केस, तो केस 1 जो है आपका वो ये है, अगर आपका PA PB दोनों पॉजिटिव हैं, पहली बात, या आपका दोनों नेगेटिव हैं, उस केस में वेवलेंथ कितनी होगी? चाहे दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, जब ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है तो इसकी जो लैम्डा होगी लैम्डा 3 की, वो यही होगी, क्योंकि माइनस से माइनस मर जाएगा या प्लस से प्लस वो हो जाएगा, ये इतनी ही होगी। केस नंबर 2, अगर एक भी नेगेटिव होता है, केस 2, मान के चलो कि जो PA है पहले का जो मोमेंटम है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। मान लो एक A इधर से आया, B इधर से आया, ये मिलके फिर C बन गया, उस केस में समझ रहे हैं? अच्छा, अभी मैं इसको बता दूंगा। फिर ये वाला दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, मान लो ऐसे, या दोनों ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हमारा PA क्या हो गया, PA हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, लेकिन PB नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया PA एक्स में ऐसे मूव कर रहा है, PB ऐसे कर रहा है। ठीक, तो उस केस में जो लैम्डा 3 होगा, ऊपर वाला पार्ट तो कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको करना क्या है, जो पॉजिटिव वाला है, जो पॉजिटिव वाला है उसमें क्या करना है, उससे नेगेटिव माइनस कर देना है। अगर इसका उल्टा होता, ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, तो फिर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हमारा PA नेगेटिव हो जाता, PB पॉजिटिव हो जाता, तो डायरेक्ट ये हो जाता लैम्डा 1 लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PA ऐसे आ रहा है और PB ऐसे आ रहा है। ये आ कहाँ से रहे हैं, इनसे निकाल के रखा है। यहाँ पर मैंने तो सिर्फ क्या लिया था, मॉड लिया था, लेकिन अगर आप माइनस के साथ लेंगे तो ये आएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, कब होगा ये ध्यान रखना है। ये तो दोनों सेम ही है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और दोनों का लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अगर आपके एक एक्स एक्सिस से आ रहा है और एक वाई एक्सिस से आ रहा है, तो जो पॉजिटिव वाला है उससे आपको नेगेटिव वाले को माइनस करना है। ठीक है, एक्स वाई नहीं, मतलब एक प्लस एक्सिस से आ रहा है एक माइनस एक्सिस से आ रहा है, एक प्लस वाई से आ रहा है एक माइनस वाई से आ रहा है, इस टाइप का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई कमी रह गई, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, तो आप ज़रूर अपना सजेशन दें। वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर दिए जाए।
एक शेयर ज़रूर कर दिया जाए। आप जो कमेंट करते हैं बच्चों, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर फालतू बकवास नहीं होगी। आपने देखा होगा लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन कोई फालतू बकवास नहीं, क्योंकि आप अभी इतने समझदार हो कि आप हमें बता सकते हैं कि सर ऐसा सा हो सकता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने एक अपने स्टूडेंट के कहने पे ही स्टार्ट किया। उसने मेरे को वो आइडियाज़ देता है, सर ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। समझ रहे हैं आप? हमें कम चीज़ें पता है। अगर आप मैं बताऊँ, हमें उतना नहीं पता है जितना आजकल के बच्चे को पता है। मुझे कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, आजकल के बच्चों को आती है। अच्छी बात है ना, हमारी जनरेशन हमसे आगे बढ़ रही है। अच्छा लगता है जब सब साथ ग्रो कर रहे हैं। तो बच्चों, इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, खूब मन लगा के पढ़ें। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मुझे 2 साल में मैंने कितना सीखा। एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना आपकी पूरी लर्निंग पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम निकल गया, आप कुछ नहीं, सब कुछ कर लेंगे। ये बहुत छोटी बातें हैं। मतलब मेरा कहना ये है, आप सीखिए, आप बहुत सारी चीज़ें सीखिए। ये जो तैयारी है ना बच्चों, ये आपको सिखाती है, आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो आप हर परिस्थिति में ढल सकते हैं। तो आप सीखिए और आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और कल हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। मिलते हैं कल को। थैंक यू और विशिंग ऑल द बेस्ट।